नमस्कार साथियों, मैं ममता चाहर आपका आपके ही चैनल में हार्दिक रूप से स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे जॉन लॉक। इससे पहले हमने हॉब्स को डिस्कस किया था, अरस्तू को डिस्कस किया था, प्लेटो हो चुका है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो वो आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियोज़ में देख सकते हैं। उसकी लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक एक कंप्लीट पैकेज है। आप इसको पहले स्टोरी फॉर्म में सुनिए, फिर उसके बाद स्टोरी से आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इसमें जो फैक्ट दे रखे हैं उसको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जॉन लॉक की जो टाइम पीरियड था वो 16 से 17 शताब्दी के बीच में था। उसी टाइम पीरियड में जॉन लॉक के विचार आए। जॉन लॉक के विचार पर प्रभाव किसका था? जॉन लॉक एक सकारात्मक विचारक था। सकारात्मक विचारक इसलिए था क्योंकि उस पर प्रभाव था पुनर्जागरण का, धर्म सुधार आंदोलन का, ठीक है, वहाँ के एक माहौल का, एक जो पॉजिटिव माहौल था वो उस माहौल में पला बढ़ा था, ठीक है। उसका एक बैकग्राउंड मायने रखता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका विचार जो थे बहुत ही पॉजिटिव थे। तो उसी पॉजिटिविटी की बेस पे इसने अपनी सिद्धांत या थ्योरी दी। इनका जन्म हुआ था 1632 में, मृत्यु 1704 में हो गई थी। इंग्लैंड की क्रांति जो इनके ये मान लीजिए थ्योरी का बेस माना जाता है, इनके जो पॉजिटिव सोच का एक बेस माना जाता है। जैसे हॉब्स के समय एक जो युद्ध हुआ था वो नेगेटिविटी को, उसने भय वातावरण, अशांति, भय का वातावरण बना दिया था, अशांति का वातावरण बना दिया था, लोगों के मन में डर पैदा कर दिया था, नेगेटिविटी स्थापित कर दी थी। ऐसे ही जॉन लॉक अपोजिट है हॉब्स के, ये ध्यान रखिएगा। जो अगर वो कहते हैं ना कि हॉब्स उत्तर है तो जॉन दक्षिण है, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों अतिवादी हैं, एक ये सकारात्मक अतिवादी है, वो नकारात्मक अतिवादी है। मिडल पाथ में जो आता है वो आता है रूसो, इसकी जो बात पढ़ेंगे हम। तो इनका जन्म 1632 में हुआ था, मृत्यु 1704 में हो गई थी। इंग्लैंड की क्रांति 1688 में हुई थी, जिसे रक्तहीन, गौरवपूर्ण तथा शानदार क्रांति बोलते हैं। जॉन लॉक ने इंग्लैंड की क्रांति का विशेष रूप से समर्थन किया है और उनकी बुक में भी इसका विशेष वर्णन दिया गया है। इनको उदारवाद का जनक बोलते हैं। उदारवाद का जनक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो थ्योरी है उसमें उदारवादी तत्व हैं। जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ये समर्थन करते हैं, समानता, संपत्ति को करते हैं ये, ठीक है, निजी संपत्ति को समर्थन देते हैं, और मतलब व्यक्तिवादी विचारधारा को बहुत ही प्रबल तौर पर समर्थक हैं व्यक्तिवादी विचारधारा के। इन्होंने राज्य की स्थापना की, लेकिन जनता की सहमति पर, जनता के साथ समझौता करके राज्य की स्थापना की, जिसमें राज्य सर्वोच्च नहीं है, जनता सर्वोच्च है। जनता के साथ समझौता करके आपस में मिलजुल के जनता ने ही शासक बनाया और जनता ही उसे हटा सकती है। अगर वो राज्य को एक सीमित शक्तियाँ दी इसने, तो राज्य को सर्वोच्च नहीं बनाया, उसको सीमित अधिकार देकर छोड़ दिया है। सर्वोच्च इसने जनता को ही माना है, व्यक्तिवाद की विचारधारा को माना है, ठीक है। इसने केवल सकारात्मक पक्ष का वर्णन किया है, जो हॉब्स के बिल्कुल विपरीत है, जो नकारात्मक को करता है, ठीक है। आप इसका ये ध्यान रखिएगा कि इनका जो थॉट होंगे वो पॉजिटिव होंगे और व्यक्तिवादी होंगे, जिससे आप आइडिया लगा सकें। आगे चलते हैं। इनकी 2 ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट मेन बुक है, जिसमें इन्होंने 2 तरह से इनको व्याख्या किया है। इस 2 ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट में 2 तरह से वर्णन किया है। एक तो रॉबर्ट फिल्मर, एक साइड तो इन्होंने रॉबर्ट फिल्मर की देवी सिद्धांत की आलोचना की है। दूसरी तरफ रक्तहीन क्रांति, जो गौरवपूर्ण क्रांति थी 1688 में इंग्लैंड की क्रांति जो हुई थी, उसका इसने प्रबल समर्थन किया है। इसलिए वहाँ ने इसको बोला है दुनाली बंदूक, जो दो जिसके 2 नाल होते हैं, एक साइड में फॉर रॉबर्ट फिल्मर की आलोचना, एक साइड में रक्तहीन क्रांति का समर्थन। इसलिए वाहन ने इसको क्या बोला है? दुनाली बंदूक। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वाहन ने दुनाली बंदूक किसको कहा है? तो 2 ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट बुक को, जो जॉन लॉक की है, या दुनाली बंदूक किसने बोला है? तो वाहन ने बोला है। पीटर लॉसलेट ने इस बुक के बारे में बोला है क्रांति से पहले लिखी गई बुक। हालांकि क्रांति के बाद लिखी गई है, लेकिन इसका जो बेस था वो बहुत ही अच्छा था, तो उन्होंने लॉसलेट ने लिख दिया है। इनकी अदर बुकें फर्स्ट लेटर ऑन लॉरेंस, सम थॉट्स कंसर्निंग ऑन एजुकेशन, एजुकेशन पर भी इन्होंने कुछ बुक लिखी है। कैरोलिनी का मौलिक संविधान, ठीक है, ये सारी इनकी बुक हैं, तो ये आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। इन्होंने संपत्ति का श्रम सिद्धांत दिया।
संपत्ति के श्रम सिद्धांत इन्होंने इसलिए महत्वपूर्ण माना क्योंकि संपत्ति के श्रम सिद्धांत को ये प्राकृतिक अधिकार मानते थे। इन्होंने बोला कि अगर प्रकृति प्रदत्त वस्तु, जमीन, फल फूल आदि जितनी भी प्रकृति प्रदत्त वस्तु हैं, ठीक है, उनको श्रम द्वारा, मेहनत द्वारा, विवेक द्वारा, शारीरिक बल द्वारा, बुद्धि द्वारा हम अपना बना सकते हैं और उसको अपना बनाकर निजी संपत्ति का नाम देते हैं। तो ये निजी संपत्ति के समर्थक थे, लेकिन असीमित संपत्ति के समर्थक नहीं थे। असीमित संपत्ति के समर्थक इसलिए नहीं थे, इन्होंने कहा कि संपत्ति लीजिए अपने अकॉर्डिंग, अपनी आवश्यकता अनुसार, उसमें से आप श्रम के अनुसार उसको कन्वर्ट कर लीजिए निजी संपत्ति में, लेकिन दूसरों के लिए भी छोड़ दीजिए, जिससे उनका भी लालन पालन हो सके, वो भी अपने संसाधनों की पूर्ति कर सकें। ठीक है, श्रम के द्वारा अर्जित संपत्ति ये इसको समर्थन करते थे। सीमित संपत्ति का समर्थक करते थे, समाज के लिए आवश्यक मानते थे, क्योंकि समाज के लिए एक अच्छी एजुकेशन के लिए, अच्छे विचार के लिए, अच्छे जीवन यापन के लिए संसाधन को एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। इसलिए तो सीमित संपत्ति का समर्थन इन्होंने क्यों किया? अपने लिए आवश्यक संपत्ति प्राप्त करके दूसरों के लिए भी आवश्यक संसाधन छोड़ देना, इसलिए सीमित संपत्ति का समर्थन करते थे। विस्तृत व्याख्या की इन्होंने सीमित संपत्ति के श्रम सिद्धांत की, जिसमें इन्होंने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना। उन्होंने कहा जीवन जीने का अधिकार प्राकृतिक है, जिसे कोई नहीं छीन सकता। संपत्ति को संग्रह करने का अधिकार भी प्राकृतिक है, और स्वतंत्रता तो हमें प्राकृतिक मिली। अगर ये हमारी छीन ली तो हमारा व्यक्तित्व ही मर जाएगा, फिर क्या फ़ायदा हमारे जीने से। तो हमारे जो मौलिक अधिकार जो हमें जन्म से मिले, उन्हें हमें कोई नहीं छीन सकता। जब ये अपनी राज्य की स्थापना या राज्य की या समाज की या शासन की स्थापना करते हैं, उसमें भी ये 3 जो अधिकार हैं हमारे मौलिक अधिकार के रूप में इसको आवश्यक मानते हैं। अगर इनका हनन करता है कोई भी शासक, तो उसको हटाने का अधिकार जनता को है, मतलब जनता को विरोध करने का अधिकार दिया है। जनता शासक के प्रति विद्रोह करने का अधिकार भी दिया है। लॉ का सामाजिक समझौता क्या था? ये जो मेन पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आप स्टोरी की तरह सुन सकते हैं, ठीक है। तो लॉ का सामाजिक समझौता के लिए हम पहले देखते हैं इनका कारण क्या था, इसको लाने इतना ज़रूरी क्यों था। जब इतना अच्छा सा पॉजिटिव माहौल था, सब हाउस में तो नेगेटिविटी थी, तो वहाँ लाना बहुत आवश्यक था, क्योंकि वहाँ से फिर अशांति, एक दूसरे के प्रति स्वार्थीपन, एक दूसरे के प्रति घृणा, तो वहाँ एक अशांति का वातावरण, मतलब अहिंसा वाला माहौल था। लेकिन यहाँ तो सब चीज़ अच्छी थी, फिर भी हमें लाने की आवश्यकता क्यों थी, देख लेते हैं। प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा हेतु, मतलब इसने मान तो लिया कि ये प्राकृतिक अधिकार इन्हें कोई छीन सकता, बाई चांस किसी ने छीना तो क्या होगा, कौन उसको दंड देगा। और प्राकृतिक अधिकार एक के अपने प्राकृतिक अधिकार को फॉलो करने के लिए दूसरे के प्राकृतिक अधिकार छीन लिए, तो अपने कहते हैं ना, स्वतंत्रता उतनी ही अच्छी है जितनी दूसरे की नाक तक ना पहुँचे, ठीक है। अगर दूसरे की नाक का या दूसरे के अधिकार का हनन हो रहा है, तो वो स्वतंत्रता या अपने अधिकारों का पालन करना नहीं है, ठीक है। तो अपने अधिकारों के साथ दूसरे के अधिकार को संरक्षण हो, वही अधिकार है वास्तव में एक कहते हैं सम्माननीय है। प्रभावी क्रियान्वयन है, तो जो नियम बनाए इन्होंने, जो बताया कि प्राकृतिक अधिकार ये मेन है, इनको फॉलो करने के लिए कुछ क्रियान्वयन करने, मतलब इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई संस्था नहीं है, कार्यपालिका नहीं है, व्यवस्थापिका नहीं है, शासन नहीं है, कोई ठोस संस्था नहीं है जो और कुछ नियम बना सके, उनको रेगुलेट कर सके, अगर उनका कोई उल्लंघन करता है तो उसका दंड दे सके। इसलिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन इन्होंने सामाजिक समझौता में दिए। राज्य और समाज की उत्पत्ति की, इसलिए उन्होंने सत्ता नहीं दी तो राज्य समाज की उत्पत्ति की, और राज्य समाज को कुछ अधिकार भी दिए और कुछ बाइंडेशन भी लगाए कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते, ये कर सकते हो, ठीक है। तो अब आइए सामाजिक समझौता की विशेषता देख लेते हैं। विशेषता में क्या था कि मनुष्य ने 2 प्रकार के समझौते दिए, 2 सब प्रकार की। जैसे हॉब्स ने सिर्फ क्या किया, सारे जो मानव थे, मनुष्य थे, वो अपने अधिकारों को त्याग करके राज्य में प्रवेश करते हैं। वो कहते हैं हम अपने अधिकारों को त्याग करते हैं, आज के बाद हम अपने अधिकारों को कभी मांग नहीं करेंगे, लेकिन हमारे अधिकारों का संरक्षण आप करोगे, ठीक है। तो वो अपना राज्य में प्रवेश जब करते हैं तो अपने अधिकारों को त्याग करते हैं, लेकिन ये अधिकारों के साथ होते हैं, तो ये उस शासक को पूरा अधिकार देते हैं। ये आपस में, यहाँ पे जो सामाजिक समझौता होता है वो व्यक्ति और व्यक्ति के साथ होता है। पहले ये 2 प्रकार के समझौते करते हैं। पहले समाज की स्थापना के लिए व्यक्ति व्यक्ति में करते हैं समझौता, आपस में मनुष्य लोग बैठकर, मानव प्रजाति के लोग जो भी हैं, व्यक्ति और व्यक्ति मिलकर समाज बनाते हैं, समाज के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड करते हैं,
देन सेकंड बार आता है राज्य सरकार की स्थापना। ये इसका जो समझौता होता है वो समाज और शासक के बीच होता है। जब जनता समाज को, एक अच्छे समाज को चुन लेती है, तो वो समाज और शासक के बीच जो समझौता होता है वो होता है दूसरा समझौता, जिसमें राज्यों की स्थापना होती है, सरकार की स्थापना होती है और शासक की स्थापना होती है। तो इनकी स्थापना के बाद क्या रूल्स बनाए जाते हैं वो देख लेते हैं। इसमें बता दिया गया है, राज्य की सीमा डिसाइड कर दी है कि राज्य संपत्ति उत्पन्न नहीं करता, बल्कि उसका संपत्ति का रक्षा के लिए हुआ है। उसका स्वामित्व क्या है, संपत्ति की रक्षा के लिए, आधा लिखा हुआ है सॉरी इसके लिए। तो उसका स्वामित्व क्या है, इसका मतलब मेन काम है संपत्ति की रक्षा करना, संपत्ति उत्पन्न करना नहीं है। तो जो भी संसाधन दिए गए हैं मनुष्य को, प्राकृतिक अधिकार, उनके संरक्षण करना ही राज्य का कार्य है। प्राकृतिक अधिकारों के साथ राज्य में प्रवेश, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, यहाँ पे जो मनुष्य हैं अपने अधिकारों का त्याग करके नहीं सत्ता में आते या सत्ता को स्थापित नहीं करते। यहाँ प्राकृतिक अधिकारों के साथ आते हैं, वो कहते हैं ये हमारे अधिकार है और इन पर हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर कोई भी शासक या सत्ता इनका उल्लंघन करेगी, इनको दबाएगी, तो उसके खिलाफ विद्रोह करेंगे या विद्रोह करने का पूरा साहस करेंगे और विरोध करने का समर्थन यहाँ पे इस समझौते में दिया है। व्यक्तियों को राज्य का विरोध का समर्थन किया है इसने। राज्य सहमति, अनुबंध व सहमति का परिणाम है। राज्य जो है समन्वित, अनुबंध मतलब कॉन्ट्रैक्ट वाला, और सहमति का परिणाम है। राज्य किसी को ऊपर थोपा नहीं गया है, वो लोगों ने आपस में चुना है, ठीक है, कि एक समझौते के द्वारा चुना है, एक सहमति के द्वारा चुना है, तो वो बाध्यकारी नहीं है। बाध्यकारी है मतलब एक रूल्स एंड रेगुलेशन को, उसको सर्वोच्च सत्ता नहीं मानते, जनता के हाथ में ही उसका निर्णय है। अगर वो उसकी जनता के अकॉर्डिंग काम करेगा तो राज्य सर्वोच्च होगा, नहीं तो फिर उसका विरोध करने के लिए जनता स्वतंत्र है। इसके संबंध में कहा गया है कि राज्य सहमति न केवल राज्य के निर्माण का बल्कि उसके संचालन का भी अधिकार है। ये लॉक ने बोला है, सहमति न केवल राज्य के निर्माण का बल्कि उसके संचालन का भी आधार है। मतलब राज्य निर्माण कर दिया सहमति से, अब उसका संचालन राज्य अपनी मर्जी से करे ये जरूरी नहीं है। राज्य का संचालन भी जनता की मर्जी से ही होगा। तो राज्य को बहुत ही सीमित कर रखा है इसने, राज्य को एक सीमित शक्तियाँ दे रखी है। राज्य एक बंधा हुआ है, असीमित नहीं है। इसने मर्यादित राजतंत्र का समर्थन किया है। मर्यादित राजतंत्र में राजतंत्र वो ये जो कुछ अधिकार दिए हैं, शांति स्थापित कर सकता है, बाहरी आक्रमण से रक्षा करे और न्याय की व्यवस्था करे। राज्य को ये 3 तत्व दिए गए हैं कि शांति की स्थापना करो भाई तुम, बाहरी आक्रमण से हमें बचाओ, और जो भी न्याय है, किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है उसकी स्थापना करने की जिम्मेदारी आपकी है। इसके बाद आप कोई भी काम नहीं करेंगे, आप संपत्ति संरक्षण नहीं करेंगे, संपत्ति संरक्षण करेंगे, संपत्ति संग्रह नहीं करेंगे। संपत्ति बनाने का अधिकार नहीं है, और लोगों पर छोड़ दो, वो बना लेंगे। और उनकी संपत्ति संरक्षण जो कर रहे हैं वो लोग, जो अपनी वृद्धि कर रहे हैं संपत्ति की, उनका संरक्षण करो बस। आपको संपत्ति बनाने का कोई व्यवसायिक नहीं है। तो आज के जैसे आजकल सरकार क्या करती है, संपत्ति संग्रह भी करती है, संपत्ति का संरक्षण भी करती है। तो आज के विपरीत है। तो मतलब कल्याणकारी राज्य जो, अब इसकी आलोचना की जाती है इस बात पे लॉक की, कि इसने कल्याणकारी राज्य के विरोधी विचारधारा है ये, जो राज्य को सीमित करता है। राज्य, एक कल्याणकारी राज्य के लिए क्या जरूरी है, संपत्ति संग्रह करके वो लोगों के कल्याण के लिए, जैसे पुल बनवाना, बहुत सारे निर्माण कार्य करता है, ठीक है, आधारभूत ढांचे को मजबूत करता है अगर संपत्ति संग्रह करता है तो। लेकिन यहाँ पे इसने यही कहा है कि वो हम कर लेंगे भाई, तो बस हमारी संरक्षण दे हमें। आगे देखते हैं। समाज और राज्य के अंतर को उसने स्वीकारा। हॉब्स ने समाज और राज्य को एक ही बना दिया। उसने पूरा त्याग समाज के लिए कर दिया अपना प्राकृतिक अधिकारों का, और समाज ने राज्य को कर दिया कि भाई लो संभालो, ठीक है। लेकिन ये नहीं, ये कहता है कि समाज अलग है, राज्य अलग है, तो उसके अंतर को स्वीकारा। इसने संप्रभुता का शब्द का प्रयोग नहीं किया, इसने संप्रभुता की जगह सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग किया है। संवैधानिक शासन को स्वीकारा इसने। समझौता पूर्व राजनीतिक क्रिया, मतलब राजनीतिक क्रिया पहले से ही है मौजूद, समझौता से पूर्व ही राजनीतिक क्रिया मौजूद है। इसके क्या जो सिद्धांत है वो समझौता पूर्व राजनीतिक क्रिया है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का समर्थन किया। क्यों शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का इसलिए समर्थन किया, क्योंकि एक व्यवस्थापिका हो, एक कार्यपालिका होगी, एक न्यायपालिका होगी। जो व्यवस्थापिका होगी वो व्यवस्था को संचालन करेगी, जो कार्यपालिका होगी वो रूल्स एंड रेगुलेशन भी जो भी इम्प्लीमेंटेशन करवाना वो करवाएगी, और न्याय तो न्याय दिलाएगा ही। तो ये चीज़ होंगी, तो अलग अलग जब हम कार्य डिवाइड कर देंगे लोगों के,
या शासन के, तो वहाँ पे संचालन अच्छी तरह से हो पाएगा। तो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को समर्थन करता है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो सबसे पहले दिया था वो मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। तो अब जॉन लॉक की कुछ विचार देख लेते हैं। नैतिक नियम व विवेक पर आधारित व्यवस्था थी इनकी, ठीक है। इन्होंने ऐसे ऑन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में बुक थी इनकी, जिसमें वर्णन किया था